नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार ब्रेन अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज से आपको यूपी बोर्ड की 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासें, हिंदी की क्लासें आपको उपलब्ध रहेंगी। पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, जो बेसिक से लेकर और आपको परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग आज हमारी टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक है, जो 9th, 10th, 11th और 12th के लिए है, बेसिक टॉपिक है, वो है हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप। यानी कि हम जानना चाहेंगे कि जो हिंदी हमारे बीच में आज प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध बोलियों में से है, उस भाषा का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ और किस सभ्यता के आने के बाद हुआ, और कैसी परिस्थितियों में किस प्रकार से हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसके पहले कोई और भाषा बोली जाती थी क्या, इसके पहले कोई और भाषा हमारे समाज में प्रचलित थी, और किस संस्कृति के प्रचलित थी, इस बारे में हम और आप जानने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हिंदी के लाने वाले लोग कौन, हिंदी किस परिस्थितियों में आई, उस पर हम देखेंगे। फिर पेन। ये भारत और आर्यावर्त। भारत आप लोग जानते होंगे, राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम से भारत का नाम पड़ा। ये आर्यावर्त जो है, ये आर्या और अवर्त, ये भूटान और इंडोनेशिया को मिलाकर बना था। आर्यावर्त, आर्य प्लस आवर्त यानी आर्यों से घिरा हुआ, आर्यों से घिरा हुआ। अब जानना चाहेंगे हम, ये आर्य जो थे ये कौन थे, और आवर्त जो घिरा हुआ था ये किस प्रकार से भारत देश को घेरे, और किस प्रकार से इसको सभ्यता का नाम दिया, और किस प्रकार से अपनी संस्कृति का नाम दिया। आर्यों का आगमन, इस पर जो आर्यों का आगमन है, इस पर तमाम जो इतिहासकार है, तमाम उनके मतभेद हैं। इस नाते हमने उसके डेट को भी सही रूप से लिखा नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये जो काल रहा है, ये आर्यों का काल रहा है। और आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। यानी कि जो व्यक्ति समाज में पहले आएगा, और जो व्यक्ति समाज में आएगा तो कम से कम उसके पास कुछ हुनर होगा, कुछ कलाएं होंगी, कुछ उसके पास ज्ञान होगा। इस नाते जो आर्य आए वो अपने साथ सभ्यता लाए। क्या लाए? सभ्यता लाए। पहली बात क्या लाए यार? अपनी सभ्यता लाए। फिर क्या लाए वो लोग? संस्कृति को लाए। तो जो संस्कृति और सभ्यता को लाएगा वो सही रूप में वह श्रेष्ठ कहलाएगा। फिर दूसरा अर्थ क्या होता है आर्य का? आदर्श। जब कोई व्यक्ति आपके बीच में आएगा और सभ्यता को लाएगा, जाहिर सी बात है वो आदर्शवान होगा। फिर तीसरा है अच्छे हृदय वाला। और जो व्यक्ति सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और श्रेष्ठ रूपों में से भाषाओं का ज्ञान लेकर आएगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा? अच्छे हृदय वाला होगा। फिर आस्तिक। ये दो चीजें होती है समाज में, एक होता है आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। आस्तिक का आशय होता है जो हर चीजों में विश्वास करता हो, हर चीजों में विश्वास करता हो, वो प्रत्यक्ष जानता हो कि ये ऐसा हुआ होगा। ये नास्तिक जो होते हैं ये कहते हैं कि प्रकृति में जो चीज पद्धति है वो बहुत दिनों से ऐसे लगातार बनते चली आ रही है। ये दो अंतर है आस्तिक और नास्तिक में। आस्तिक मतलब होता है आस्था को रखने वाला, नास्तिक मतलब तो आस्था को रखने वाला नहीं। फिर पांचवा है अच्छे गुणों वाला। कैसे गुण वाला? अच्छे गुणों वाला। अच्छा जो गुण होगा, ये सब चार चीजें जिस व्यक्ति के अंदर होंगी, तो बताइए आप कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा? जाहिर सी बात हो, कैसा होगा? अच्छा होगा। फिर हम आते हैं, ये तो आर्यों के बारे में हम जाने कि आर्य क्या थे। आर्य आए, इस देश में आए। इस देश में जो पंजाब का इलाका है, जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, सबसे पहले इसी क्षेत्र में वो लोग आए। इस नाते थोड़ा सा फोकस करिए।
ये इलाका, ये जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, आर्य इस क्षेत्र में आए और सबसे पहले इसी दिशा में वो लोग क्या किए, अपना वास बनाए और इसी दिशा में उन्होंने संस्कृति को फैलाने का काम किया। तो यही मैं कह रहा था कि जो आर्य लोग आए वो आर्य आकर यहाँ पर इस देश में अपने आप को भाषा के रूप में, संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में दर्शित किए, प्रदर्शित किए। इस नाते मैंने आर्यों को, उनके बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग देखते हैं कि संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संस्कृत का शाब्दिक जो अर्थ है वो समपलस्कृत है। समपलस्कृत है, यहाँ पर थोड़ा हलंत लगेगा। समपलस्कृत, सम का आशय होता है भली प्रकार, सम का आशय होता है भली प्रकार, और कृत का आशय होता है बनाई गई जो भाषा। सम का अर्थ जो होता है वो होता है भली प्रकार, और कृत का आशय होता है बनाई गई जो भाषा, यानी कि वो बनाई गई भाषा है। विद्वानों और आर्यों के द्वारा अपने बुद्धिमत्ता से वो बनाई गई भाषा है। इस नाते उसको बनाई गई क्या बोलते हैं, उसको कृत अर्थात बनाई गई भाषा। इस नाते संस्कृत को क्या बोलते हैं, संस्कार की गई भाषा, यानी संस्कार की गई भाषा, संस्कारित की गई भाषा, या उसको बोलते हैं परिमार्जित अर्थात सुधारी गई भाषा। ऐसा नहीं कि संस्कृत एकाएक आई और तुरंत उसको लोग पढ़ने लगे, नहीं, ऐसा नहीं था। ये संस्कार में लाया गया भाषा था, और ये परिमार्जित भाषा यानी सुधारी हुई भाषा थी। लगातार इस पर सुधार होता रहा, लगातार सुधार होता रहा, और तब जाकर हमको क्या मिली, संस्कृत मिली। इस नाते संस्कृत के तमाम नामों से हम लोग जानते हैं, संस्कृत को तमाम नामों से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं, आइए देखते हैं उसको। इसलिए संस्कृत को हम निम्न नामों से जानते हैं। पहला, प्राचीन। जब इस देश में, इस देश की संस्कृति में, इस देश की सभ्यता में जब कोई भाषा थी ही नहीं और वो पहली भाषा संस्कृति आई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप बताइए। कि जो भाषा, जो चीजें बहुत पहले आ चुकी हैं उसको प्राचीन बोलेंगे या नवीन बोलेंगे। प्राचीन का जो विलोम होता है अर्वाचीन होता है। अर्वाचीन मतलब होता है नहीं, और प्राचीन मतलब होता है बहुत पुरानी। तो इस नाते पहली बात क्या बोला गया, प्राचीन, अर्थात संस्कृत जो भाषा है वो क्या है, प्राचीन भाषा है। कैसी भाषा है वो, प्राचीन भाषा है। दूसरी, जननी। इसने क्या किया, सारी सभ्यताओं को जन्म दिया, सारे संस्कारों को जन्म दिया। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो इस नाते इसको क्या बोला गया, जननी बोला गया। फिर आर्य, ये किसकी भाषा थी, आर्यों की भाषा थी। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठों की भाषा थी, बुद्धिजीवियों की भाषा थी। इस नाते इसको क्या बोला गया, श्रेष्ठ या आर्य बोला गया। फिर गिरवाण भारती। गिरवाण भारती, अमृत कर देने वाली भाषा, अमरता को प्रदान करने वाली भाषा। जैसे हम लोग कोई चीज जब संस्कृत में श्लोक का वाचन करते हैं तो गायन के माध्यम से करते हैं या किसी माध्यम से करते हैं, तो सुनने पर उसको एक अंदर से जो है उत्तेजना होती है। जैसे आप लोग कभी कभी पढ़ते हैं, लोग सुबह स्नान करते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या लोग यात्री मत का उच्चारण करते हैं, है ना। तो तमाम चीजें जो उच्चारण करते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, एक उत्तेजना होती है। तो इस नाते अमर कर देने वाली भाषा है। फिर देववाणी, ये देवताओं की वाणी थी। जो व्यक्ति असाधारण होगा, जो व्यक्ति महात्मा होगा, जो व्यक्ति बड़े कद का होगा, जो जिसके द्वारा ये चीजें लाई गई हों, वो लोग क्या बोलते हैं, देवता बोलते हैं, देव बोलते हैं। इस नाते संस्कृत क्या बोला गया, देववाणी बोला गया। वैज्ञानिक भाषा, अभी आप लोगों ने कहा, मैंने शुरुआत में कहा कि जो भाषा संस्कार की भाषा है, परिमार्जित है, यानी सुधारी हुई भाषा है। तो जब कोई चीज तर्क पर रखकर सुधारा जाता है तो क्या बोलते हैं, विज्ञान। और इस नाते संस्कृत क्या बोला गया, वैज्ञानिक भाषा बोला गया। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, शुरुआत से लेकर अंत तक ये जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, लाइन टू लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम आगे चलते हैं। अब संस्कृत का काल देख लेते हैं। संस्कृत, हर चीज का एक काल होता है, समयानुसार काल बदलता रहता है, तो काल होता है। तो संस्कृत का जो काल है
संस्कृत का जो काल है वो काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना 500 ईसा पूर्व। अब इस काल को दो भागों में इतिहासकारों ने बांटा है, पहला वैदिक संस्कृति और दूसरा लौकिक संस्कृति। यानी कि जो पुरानी संस्कृति थी उसको वैदिक संस्कृति कहा गया और जो नई संस्कृति आई उसको क्या बोला संस्कृत वो कौन से आए लौकिक संस्कृति है। तो वैदिक संस्कृति में क्या लिखे गए वेद, आप लोग जानते होंगे वेद 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 3 वेद तो पहले बनाए गए और लास्ट में एक चौथा वेद बनाया गया, उसका नाम क्या अथर्ववेद, जो अथर्वा अंगिरस ऋषि के द्वारा बनाया गया था। हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कोई व्यक्ति आपको जब इनके बारे में पूछे तो आप उन व्यक्तियों को सही सही जवाब दीजिए। फिर उपनिषद, ये उपनिषद है 108 उपनिषद है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आरण्यक, ये सब कांड हुआ करते थे, ये वैदिक संस्कृति के भाग थे। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि इन सब चीजें जो ये वैदिक संस्कृति की थी और वैदिक संस्कृति में ये सारी चीजें लिखी गई। फिर हम आते हैं लौकिक संस्कृति पे, यानी कि जो वैदिक संस्कृति जो बहुत प्राचीन संस्कृति थी उसको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ, नवीनीकरण लाया गया। उसी नवीनीकरण को क्या बोला गया लौकिक, क्या बोला गया लौकिक संस्कृति बोला गया, जिसमें रामायण लिखा गया, जिसके द्वारा महर्षि वाल्मीकि द्वारा क्या लिखा गया रामायण लिखा गया। इसके बारे में चर्चा हम करेंगे कि रामायण की जो उनके मन की वेदना जो थी, रामायण कैसे उद्भव हुआ, रामायण उनके मन में ख्याल कैसे आया, इसके भी बारे में हम जानेंगे। फिर महाभारत, इसके द्वारा लिखा गया महर्षि वेद व्यास के द्वारा, इनका पूरा नाम महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, इनके द्वारा क्या लिखा गया महाभारत लिखा गया, जो किसका भाग है लौकिक संस्कृति का भाग है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, किरात अर्जुनियम, ये जो कालिदास के जितने भी 3-4 जो ग्रंथ हैं तो किसमें लिखे गए लौकिक संस्कृति में लिखे गए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरी क्लास हमारी समझ में आई होगी और मैं आशा करूंगा यदि आपको समझ में आया हो तो इस ब्रेन एकेडमी के इस चैनल को अपने हित मित्र दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।